सो लास्ट टाइम हमने क्या किया, थोड़ा बोर मॉडल कर रहे थे ना, स्पेक्ट्रम बताया था मैंने आपको, है ना। स्पेक्ट्रम में देखो इधर, अब प्रॉपर्ली स्पेक्ट्रम को समझो थोड़ा सा, रिविजिट कर रहे हैं स्पेक्ट्रम को। आप देख सकते हो गैप बढ़ता जा रहा है, गैप ऊपर जाते जाते कम हो रहा है कि नहीं। n इक्वल टू 1 था, बताया था ना, लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट, हाँ 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं इनके बीच। ये देखो यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, ऐसे करके छोटा होता है, ये गैप कम होता है। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी लेवल के, इसकी क्या एनर्जी थी, -13.6, है ना, समझ रहे हो, अपॉन 1 स्क्वायर, अपॉन 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा -13। n इक्वल टू 1 डालो ना यार, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, Z1 है कि नहीं। और नेक्स्ट क्या है, -3.40, नेक्स्ट क्या है बोलो, -1.51, -0.85। अभी मैं टेस्ट लूंगा, देखना भी तुम लोग को क्लास में आराम से नहीं बैठ पाओगे आने वाले दिनों में, जो परफॉर्म करेगा वही करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते करते जब इन्फिनिटी पे गए तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होता है, एनर्जी 0। तो आप देख सकते हैं एनर्जी कम होती जा रही है कि नहीं। तो ये डिफरेंस करो, -13.6, ये कैसे आया समझ रहे हो, कैसे आया होगा बताओ, बोलो भाई यार। ये -13.6 बाय 1 स्क्वायर है ना, तो ये कैसे आया होगा -13.6 बाय, ये डिवाइड बाय 3 स्क्वायर कर देंगे इसको। ऐसे करते करते सबकी एनर्जी आ गई ना, क्योंकि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बताया गया था ना, ऐसे निकालते हैं। और Z तो 1 ही है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो बोर मॉडल के हिसाब से E2 - E1 इज ग्रेटर देन E3 - E2, है ना। ये गैप कम, और ये E4 - E3 और छोटा हो गया, एंड सो ऑन। नोट कर लो, ठीक। तो ये बोर्स मॉडल का थोड़ा सा पार्ट जो रह गया था वो भी बता दिया मैंने, और अब एक आध चीज छोटी छोटी और बता देते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन से पहले बताओ, ये एनर्जी का फार्मूला है -13.6 Z²/n², या माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है मुझे बताओ, व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट। पहले लिखो और फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट, जल्दी फास्ट, डोंट हैव टाइम। बताओ क्या लग रहा है इसको देख के। नेगेटिव साइन क्या बताता है, हाँ 0 इंफिनिटी पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन सबकी एनर्जी कम है। जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, जैसे देखो न्यूक्लियस यहाँ पे कहीं होगा मान लो, तो न्यूक्लियस है सबसे दूर ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इंफिनिटी पे है, तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जैसे इन्फ्लुएंस में आया क्या हुआ, मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आया, तो न्यूक्लियस पुल करेगा उसको, करेगा कि नहीं, तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं। तो अगर कोई चीज केमिस्ट्री में स्टेबल हो रही होती है तो उसको हम कैसे बोलते हैं, इट विल रिलीज एनर्जी, अपनी एनर्जी कम करेगी ना। स्टेबल ज्यादा मतलब अपनी एनर्जी कम करेगी, एनर्जी कम करता है एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री में एनर्जी रिलीज क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे वही इंडिकेट कर रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन inside an atom is less than energy of free electron, मतलब इंफिनिटी पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी
एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज एट इंफिनिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? इंफिनिटी पे। और नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को भी डिनोट कर रहा है न्यूक्लियस और इसके बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच ना। ठीक है, ये पहला चीज हो गया, रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इन whose energy is less than the energy of free electron। सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम is stabilized by attractive pull of nucleus, stabilized by attractive pull of nucleus, attractive pull of nucleus। so attraction बढ़ेगा, attraction increases, more is the energy released, more is the energy released, है ना? एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, देयरफॉर क्या बोलेंगे? नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का नेगेटिव साइन दिखाता है कि एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारा ये पॉइंट ये भी बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये दो पॉइंट्स बता रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन के दो इंडिकेशन है, याद रखना। दोनों वैसे तो एक ही बात है, लेकिन फिर भी ठीक है, नोट करो। आपको अगर याद हो तो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट बताई गई थी माइनस आर एच इंटू 1/n²। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम में ये एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट nth ऑर्बिट nh, और आर एच की वैल्यू हम लोग आर एच को क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट बताया था, 2.18 इंटू 10⁻−18 है ना, आर एच की वैल्यू होती थी जूल्स में। तो वही चीज है, एनर्जी यहाँ पे जूल्स में अगर लिखोगे तो आर एच की वैल्यू ये लोगे, एनर्जी ऑफ nth स्टेट। करो, मिटा दे, लेफ्ट साइड हो गया। अब चेंज इन एनर्जी अगर मैं बताऊंगा, जब एक हायर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, मान लो इसकी एनर्जी EH है, इसकी एनर्जी क्या है? EH, और इसकी एनर्जी क्या है? EL। तो जो चेंज इन एनर्जी होगी वो क्या होगी? EH माइनस EL। तो EH को कैसे लिख सकते हैं? माइनस RH 1/nh² और माइनस ऑफ EL। EL को कैसे लिख सकते हैं? माइनस RH 1/nl²। हाँ यहाँ देख लो, अरे इस फॉर्मूले में तो RH पॉजिटिव इधर ले लें, RH 1/nl² माइनस 1/nh² आ जाएगा, डेल्टा E। और इसी यहाँ पे RH की वैल्यू हमने बताई हुई है 2.18 इंटू 10⁻−18। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा E का अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। ये हम लोग न्यूमेरिकल में लगाएंगे, जूल पर एटम है, याद रखना ये एक एटम के लिए, पर एटम की बात हो रही है, पर मोल नहीं है। अगर पर मोल में दिया है तो उसको पर एटम करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, नोट करो। और बोर्स मॉडल ने क्या कहा था? बोर्स मॉडल के हिसाब से बोर्स क्वांटाइजेशन फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या करती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा E बाय h ना, है ना, बोलो ये कहती है ना बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सो डेल्टा E की वैल्यू यहाँ डाल दो, 2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन h की जगह क्या डाल दो? 6.626 इंटू 10⁻−34। और ये तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये डेल्टा E की जगह डाल दो, तो इससे तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन ये करोगे तो तुमको 3.29 इंटू 10⁻15 मिल जाएगा, इंटू
इंटू 1/nl² माइनस 1/nh², ठीक है। तो ये हर्ट्ज में आ जाएगी यहाँ। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया आपको। ठीक है, so this is how we solve। और वेव नंबर निकालना तो क्या करेंगे, वेव नंबर कैसे निकालते हैं, हाँ, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सी बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। वेवलेंथ क्या होती है, सी बाय फ्रीक्वेंसी, और 1 बाय वेवलेंथ क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बाय सी, और 1 बाय वेवलेंथ ही तो वेव नंबर होती है। तो 1 वेव नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा, जब ये डालोगे फ्रीक्वेंसी के जगह पूरा टर्म डालोगे और सी की जगह क्या डालोगे, 3 × 10⁸। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो मिल जाएगा सॉल्व करके 1.09 × 10⁷। बताया था ना, जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी R, है ना, याद करो। तो वो चीज मिल जाएगी 1.09677 × 10⁷ पर मीटर, और यहाँ पे 1/nl² माइनस 1/nh²। ये फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी डेरिवेशन बता दी कि वेव नंबर का ये फार्मूला आया कहाँ से होगा, वो यहाँ से स्टार्ट किया बोर्स मॉडल से, है ना। बोर्स एनर्जी लेवल की हमने बात की थी, स्टेशनरी स्टेट से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ तक नोट कर लो। ये आंसर किसमें है, वेव नंबर का पर मीटर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जगह तुमने ये डाला होगा हर्ट्ज में, और सी की जगह 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड डाला होगा, तो तुमको ये मिल गया। कौन एब्सेंट है, बस वही इकलौता एब्सेंट वाले लोग। ठीक, करें आगे। तो आप लिखोगे एक पॉइंट, द ब्राइटनेस ऑफ और इंटेंसिटी, द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन बताई थी जब तुम्हें स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन का लाइन एंड बामर के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइंस गिर रही थी। द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिपेंड्स अपॉन दी, पूछेंगे किस पे डिपेंड करता, अपॉन दी number of photons of same wavelength or frequency absorbed or emitted। कितने फोटॉन्स सेम वेवलेंथ के एब्जॉर्ब हुए या एमिट हुए, ज्यादा फोटॉन तो ज्यादा ब्राइटनेस, है ना, समझे। द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटॉन, जितने जो स्ट्राइक कर रहे थे। मान लिया एटम है, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ फोटॉन कैप्चर किया, लाइट एनर्जी, और वो फिर जंप किया था ना, तो इसने कितने कैप्चर किए उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक, जब वो वापस गिरेगा। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, ये बेसिक एक पॉइंट है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है तो पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है तो पूछ सकते हैं। तो बोर मॉडल यही है, और इसमें फॉर्मूले भी मैंने बता दिए सारे, बाकी तो न्यूमेरिकल लगाओगे तो और फील आएगा, बट मोर और लेस तुम्हें अब बोर मॉडल पता हो चुका है। अब हमें लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल देखना है। कुछ अच्छी बात थी बोर्स मॉडल की और कुछ क्या थी, ड्रॉबैक्स थे। तो आज हम बात करेंगे पहले अच्छी बात क्या थी इसकी, नोट करो। ठीक है, आज बोर्स मॉडल खत्म, नोट कर लिया, हटा दें। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, राइट।
तो लिखो फैक्ट्स इन फेवर ऑफ बोर्ड थ्योरी, फैक्ट्स इन फेवर ऑफ बोर्ड थ्योरी। कौन सी बातें अच्छी थी बोर्ड्स मॉडल के बारे में, बोर्ड्स थ्योरी को कौन सी बातें सपोर्ट करती, बोर्ड ने ऐसी क्या क्या चीजें की जो इसके फेवर में थी, इसको सपोर्ट किया। पहला एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो आ रहे थे, मतलब रेडियस के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और एनर्जी के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रहे थे, बाद में पाया गया वो थ्योरेटिकली जो आ रहे थे बोर्ड्स मॉडल से, है ना, ये जो है ना एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट और रेडियस फिक्स्ड रेडियस की जो एनर्जी आ रही थी, थ्योरेटिकल मतलब क्या हुआ, ये कहां से कैलकुलेट किया गया, बोर्ड्स से, बोर्ड्स मॉडल से, है ना, और ये बाद में एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट किया मॉडर्न मेथड से, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम आ रहे थे। तो ये सपोर्ट कर रहा है डेटा कि भाई बोर्ड मॉडल कहीं ना कहीं गलत एकदम भी नहीं था, वो कुछ स्टेशनरी स्टेट्स के लिए वो वैलिड था। सेकंड, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी भी एक्सपेरिमेंटली जो आ रही थी किसकी, ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, फ्रीक्वेंसी किसकी बात हो रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस की। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वाज कमिंग एज कैलकुलेटेड बाय बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड की फ्रीक्वेंसी नहीं थी, हायर ऑर्बिट से नीचे डेल्टा ई बाई एच निकाल रहे थे ना, जैसे ये थ्योरेटिकली निकालते थे ना बोर मॉडल से, और ये एक्सपेरिमेंटली जो मॉडर्न मेथड से आ रही थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही थी। तो इससे भी कंफर्म हो कि बोर की बात एकदम गलत नहीं थी। जो रिडबर्ग कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली आ रहा था वही अप्रोक्सीमेटली रिडबर्ग कांस्टेंट थ्योरेटिकली भी आ रहा था, मतलब बोर मॉडल ने जो कहा था यहाँ पे ये बोर ने, वही बाद में एक्सपेरिमेंटली भी आ रहा था मॉडर्न मेथड से, ठीक है। तो ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। चौथा, his concept of stationary state, his concept of stationary state, जिसने स्टेशनरी एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया, इट कुड सपोर्ट या कुड एक्सप्लेन द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, of hydrogen like atom. His concept of stationary state could explain the emission or absorption spectra of hydrogen like atom, ठीक है। तो ये मेन चार बातें थी। एक पांचवी बात एनसीईआरटी में है क्या, कि उसमें रदरफोर्ड मॉडल की बात को भी एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक को खत्म किया था क्या। तो इसने बोला था कि देयर वर इंप्रूवमेंट्स ओवर रदरफोर्ड मॉडल, ये फिफ्थ इसका फायदा था, रदरफोर्ड मॉडल, as it could now account for the stability of atom, account for the stability and line spectra and क्या line spectra of H and H like ions, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन जैसे जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उनके लिए इनकी स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पा रहा था। स्टेबिलिटी कैसे, मैंने बताया था रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जब रिवॉल्व कर रहे थे तो कोलाइड कर जाना चाहिए था न्यूक्लियस से, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बोर्ड ने इस टेंशन को खत्म कर दिया, उसने बोला भैया सबकी स्टेशनरी लेवल, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है स्टेशनरी लेवल, ठीक है, वो लूज नहीं कर सकते अपनी एनर्जी, ये बोर्ड ने कहा। तो ये पांच फायदेमंद बातें बोर्ड्स के फेवर में, 5 फैक्ट्स इन फेवर ऑफ बोर्ड्स। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं, ये आपको ड्रॉबैक सबसे ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, अच्छी बातों को नहीं ध्यान देते, क्या देते हैं, खराब क्या किया, है ना। सो ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल या डीमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड मॉडल देखेंगे, नोट करो पहले आप। बता दें एक सेकंड,
फैक्ट्स इन फेवर ऑफ बोर थ्योरी खत्म हो चुकी है। ये क्लियर है नीचे वाला? हाँ। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल की। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। और ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह स्कूल वगैरह में काफी पॉपुलर है। So it fails to account for, पहले लिख देता हूँ फिर समझते हैं। It fails to account for finer details. Finer details मतलब doublets वगैरह। Doublet that is too closely, doublet क्या होता है? That is too closely spaced lines. देखो हुआ क्या कि हाइड्रोजन का जब ये एमिशन हो रहा था ना, और भी लाइंस हो रही थी छोटी छोटी जो हम लोग जिनको काउंट नहीं करें। क्यों? क्योंकि इसने तो फिक्स्ड इन दोनों के बीच में ही इसने माना था, हाँ या ना, दो एनर्जी लेवल फिक्स करके उसने लाइन गिराई थी। बट ये जब मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो जरूरी थोड़ा ना फिक्स्ड में हो, वो भाई इधर भी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है ना। तो बाकी एनर्जी लेवल्स के बारे में उसने नहीं बात की, उसने फिक्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात की। समझ रहे हो? n = 1 = 2 बीच वाले एरिया में। तो उधर से भी अगर ट्रांजिशन हो रहा होता तो क्या होता? स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ जाती। तो जो फाइनर डिटेल है मतलब और स्पेक्ट्रल लाइन जो छोटी छोटी प्रोड्यूस हो रही थी उनके बारे में बात नहीं कर रहा था बोल। तो वही लिख रहा है ये ऑफ एच एटम, मैं लिख देता हूँ ऑफ एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड, आजकल की जो टेक्निक सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। अभी क्या हो रहा है? स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ये लोग पता कर ले रहे हैं किसी का भी स्पेक्ट्रम कितना डिटेल में, काफी डिटेल में पता कर लेते हैं पीक्स वगैरह से। मतलब अभी क्या हो रहा है? सिंगल लाइन इज नाउ फाउंड टू स्प्लिट, जो सिंगल लाइन नहीं गिर रही थी वो फर्दर स्प्लिट कर जा रही थी, इज नाउ फाउंड टू स्प्लिट into a very closely related क्या? into a number of very closely related fine lines, ठीक है? तो एक लाइन कई लाइंस में बढ़ जा रही थी कभी कभार। सो इससे क्या होता है? इट इंडिकेट्स क्या? ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स सेवरल एनर्जी लेवल्स, है ना? आप समझ रहे हो? पता है ना? ये तो बोर ने बोला था कि भाई ये एनर्जी लेवल है, बट और भी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं having energies similar to stationary levels, is similar to क्या? Stationary levels. Clear? So ये हो गया पहला ड्रॉबैक, ठीक है, जो बोर मॉडल में था कि फाइनर डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम जो आजकल ऑब्जर्व हो रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से वो नहीं समझा पा रहा था। ठीक है, तो ये रट्टा मार लेना। सेकंड, इट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीशीज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इट एक्सप्लेन्स स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीशीज हैविंग क्या? ओनली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? वन इलेक्ट्रॉन। भाई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में ये बोर्स मॉडल नहीं लगा सकते, फेल हो जाता है। ठीक है, बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पीशीज हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो बताइए किसका मॉडल एक्सप्लेन? हाइड्रोजन का एक्सप्लेन कर रहा था, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बताया ना, बेरिलियम 3 प्लस, ऐसे करते करते सब जितने भी सब स्पीशीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं को एक्सप्लेन कर पा रहा था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीशीज हैविंग मोर देन मल्टी इलेक्ट्रॉन, मतलब सिस्टम को नहीं, कुड नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। It was unable to explain Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect and Stark effect. ये मैंने बताया था पहले भी। Zeeman effect and Stark effect को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मतलब जो स्प्लिट कर रही है ना स्पेक्ट्रल लाइंस को, ये दोनों में क्या होता है? दोनों इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड है।
इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जीमैन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस स्प्लिट हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और ये इसका क्या मतलब हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एक्चुअल समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कैसे लाइन स्प्लिट कर रही है स्पेक्ट्रल लाइन, ये आपको देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसको आपको ऐसे नहीं तो अभी के लिए याद रखना है, ठीक है। रीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन ability of atom to form bonds, ability of atoms to form molecules by chemical bond, atoms to form molecules by chemical bonding, मतलब chemical bonding को explain नहीं कर पा रहा। Fifth, it could not justify why electrons in those orbits for which L is equal to nh upon 2 pi, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल हो गया? n टाइम्स ऑफ h upon 2 pi। so it could not explain why electron in these orbits, मतलब जिनकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम nh upon 2 pi है, तो इनके बारे में ये नहीं बता पा रहा था कि why electrons in those orbits for which are या rotate, why electron, ऐसे पढ़ो, it could not justify why electrons rotate in the orbits having angular momentum nh upon 2 pi। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन इन्हीं में क्यों रोटेट कर रहे हैं, इनके अलावा क्यों नहीं रोटेट कर रहे, किसकी बात? हाँ, it could not explain the principle of quantization, basically principle of quantization को explain नहीं कर पा रहा था for other states, quantization, ठीक है, इसको explain नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट 6 पॉइंट, और इसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एट अ डेफिनेट पोजीशन, है ना, डेफिनेट क्या डिस्टेंस, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एट अ डेफिनेट डिस्टेंस एंड विद अ क्या डेफिनेट वेलोसिटी आल्सो, विद अ, समझ रहे हो? This was against Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle जो आगे आएगा, हम पढ़ेंगे अभी। Heisenberg uncertainty principle क्या कहता है कि सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी या पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते हो, है ना, दोनों सेम टाइम पे। तो हाइजेनबर्ग कह रहा है दोनों एक बारे में एक टाइम पे नहीं जान सकते, और बोर कह रहा है नहीं, इसकी पोजीशन और वेलोसिटी हम एक टाइम पे जान लें। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो हाइजेनबर्ग को इसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। हाइजेनबर्ग बोल रहा है भाई दोनों इंफॉर्मेशन हम नहीं जान सकते इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, बट बोर ने बोला नहीं, पोजीशन भी इसकी जान के और वेलोसिटी भी जान के एक पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में। तो ये चैलेंजेस थे, ड्रॉबैक थे इसके बोर्स मॉडल के। तो बोर कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, नोट कर लो। एनसीईआरटी में क्या दिया है? ये और ये दो एनसीईआरटी के लिमिटेशन में नहीं है। तो बोर मॉडल इज फाइनली ओवर, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकते। अब आप बाकी तो सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट वाला तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सीरीज लिमिट ऑफ Lyman series for Li2 plus। करो, कैसे करेंगे? का मतलब बताओ, जितना अभी स्पेक्ट्रम में पढ़ाया और बोर मॉडल में पढ़ाया, स्पेक्ट्रम में बताओ क्या होता है। स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, लाइमन सीरीज है, फाइंड सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट का क्या मतलब हुआ? लाइमन के लिए लोअर क्या होता है? एनएल 1 है ना लाइमन के लिए, और सीरीज लिमिट मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, बस यही करना था। और निकालना क्या है वेवलेंथ, क्योंकि सीरीज लिमिट बोला है मतलब वही लैम्डा निकालना है। सीरीज लिमिट तो ये आपको अब निकालना है, कैसे निकालो? 1/λ = RH फॉर हाइड्रोजन एटम कर लेना, फॉर H एटम। तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, तो R × Z² तो 1 है, तो 1/NL, LL होता है 1 स्क्वायर माइनस 1/NH², NH² मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर। कितना आगे देखो, एक मिनट, हाँ फॉर लिथियम बोला है ना, हाइड्रोजन नहीं बोला है कुछ भी। और Li2+ बोल दिया है, तो Li का Z कितना होता है? 3, तो यहाँ पे Z² में आएगा 3² है ना, हाँ तो 9RH बाई बस सही लिखा है, देख लो ठीक है ना। सो लैम्डा क्या आ गया? देखो लैम्डा में निकालना था 1/9RH। करो ठीक, RH की वैल्यू तो डाल ही लोगे 109677। वैसे तो ऑप्शन देख लेना किस फॉर्म में दिया है। क्या बोलना चाह रहे हो? ऑप्शन पे डिपेंड होगा ना सर, ऑप्शन पे बोलो कि आगे इसमें चिल्लाने क्या जरूरत है? अरे मतलब ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये तो मैं भी कह रहा था, तो नया क्या कहा तुमने? ये बात बहुत अच्छा लगता है, और शायद नहीं, बहुत ही अच्छा है, मिटा देना क्यों भाई? वेरी गुड, तो हमने बोर्स मॉडल तो खत्म कर दिया, अब हम पढ़ेंगे डुअल ये डी ब्रॉग्लीज हाइपोथेसिस। क्या पढ़ेंगे? उससे पहले आप लिख लो, आपसे क्वेश्चन आता है नेम 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। क्या? 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, बात ना करो। बाद में क्या हुआ, बोर मॉडल फेल हो गया, तो अब नया मॉडल चाहिए था अपने को, तो क्वांटम मॉडल आया। क्वांटम मॉडल से पहले कुछ 2 चीजें हुई, 2 बड़ी घटनाएं घटी, जिससे क्वांटम मॉडल को आने में इजी पड़ा, नहीं समझे? तो अभी हम बोर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, बट 2 मॉडल बीच में आए जिन्होंने हेल्प की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को फ्रेम करने में, है ना। कौन सी वो 2 चीजें थी? तो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स which contributed significantly
significantly towards क्या या इन द फॉर्मेशन ऑफ, फिर बात कर रहे हो इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वर। तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पहला था, याद रखना दो लिखे होंगे। पहला डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये किसने दिया था? डी ब्रॉगली ने 1926 के 1924 में। और हाइजेनबर्ग दूसरा क्या था? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी क्या प्रिंसिपल। अच्छा एक प्रॉब्लम थी बोर मॉडल में, क्या प्रॉब्लम थी जो ये दोनों ने हटा दी थी? बोर मॉडल ने प्रॉब्लम ये थी कि बोर मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह ट्रीट कर रहा था? पार्टिकल ओनली एज, भाई उसका वेलोसिटी था, मोमेंटम सब कुछ तो था पार्टिकल की तरह है। क्या वेव लैम्डा की बात की थी उसने? नहीं ना, कहीं भी बोर ने लैम्डा वेव नेचर की तो बात नहीं की, वो तो स्पेक्ट्रम अलग चीज है। बट इसने बोर ने तो नहीं बात की ना वेव नेचर की, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की तो बात नहीं की उसने, तो फोटोन के वेव नेचर की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात नहीं हो रही थी। सो बोर ने पार्टिकल नेचर पे डिस्कस किया। जब ये दोनों आए तो इन्होंने क्या कंफर्म किया? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। क्या होता है? तो जब नया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फ्रेम करने गए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर कंसीडर करा। समझ रहे हो मेरी बात? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर कंसीडर करके दिया गया, सिर्फ पार्टिकल को नहीं वेव को भी इंपॉर्टेंस दी गई, और वेव नेचर को कंसीडर करके करने में हेल्प किसने की? इन दोनों ने। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे, नोट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी? डुअल बिहेवियर की और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, दोनों को एक ही लेक्चर में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही आसान है, ये समझ गया तो फिर क्वांटम वर्ल्ड में जा सकते हैं। मतलब नेक्स्ट वीक हमारा ये खत्म होगा और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, या स्टार्ट हो जाएगा और बीच में कहीं रहेगा। ठीक है, तो काफी कुछ, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के चैप्टर खत्म, या नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीक नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक खत्म। ठीक है, होने वाला है, मतलब नाउ ओनली वन वीक अवे यू आर फ्रॉम दिस चैप्टर ओवर। ठीक है, फिर खत्म होने वाला है, इसकी स्पीड अब बढ़ जाएगी बस। तो ये ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।